बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो एक पोएम है जिसका नाम है दिस ब्लेड ऑफ ग्रास बाय तौफीक रफ़ात। आज के इस वीडियो में हम इस पोएम को थॉरली कवर करेंगे, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके साथ साथ इसका क्रिटिकल और थीमेटिक एनालिसिस भी करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं इस पोएम को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड ज़्यादातर कंटेंट अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इन टॉपिक्स को कवर करने में। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से कवर करूँ ताकि इसके बाद आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पेश आए। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें इस राइटर का, इस पोइट का, ताकि हम इस पोएम को अच्छे से समझ सकें। सो अगर हम इस पोइट की बात करें जिसने ये पोएम लिखी है, उसका नाम है तौफीक रफ़ात। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं जो सियालकोट में पैदा हुए थे। ये 1927 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 1998 में हुई थी। ये शुरू से ही पाकिस्तान में सेटल थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये दोबारा इंडिया के किसी एरिया में सेटल हुए। लेकिन पार्टीशन के बाद ये और इनकी फैमिली दोबारा से पाकिस्तान में आ गई और इन्होंने अपनी एजुकेशन लाहौर से और सियालकोट से हासिल की। तौफीक रफ़ात को पाकिस्तानी लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्योंकि ये कंसिडर किए जाते हैं पायनियर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सबसे पहले ये वो राइटर थे, ये वो पोइट थे जिसने इंग्लिश पोइट्री का स्टार्ट किया पाकिस्तान में, और इसके अलावा पाकिस्तानी इडियम्स को भी स्टार्ट किया। यानी कि इन्होंने उर्दू के जो इडियम्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उनको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनकॉर्पोरेट किया, राइट। इसके अलावा इन्होंने पाकिस्तानी वर्जन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने अपनी राइटिंग में इंग्लिश लैंग्वेज को मॉडिफाई किया जो पाकिस्तानी रीडर्स उसको समझ सकते थे और राइटर्स उसको यूज़ कर सकते थे। इसके अलावा तौफीक रफ़ात को अक्सर इमेजिस्ट पोइट भी कहा जाता है, जस्ट लाइक एज़रा पाउंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमेजिस्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। ये अगेंस्ट थे कि किसी भी पोइट्री में हमें सुपरफ्लुअस एलिमेंट्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इतनी लंबी लंबी पोइम्स नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, ठीक है। और तौफीक रफ़ात की जितनी भी पोइम्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा इमेजेस के साथ लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज और ब्रीफ हैं, जैसे कि एज़रा पाउंड की हमें पोइम्स नज़र आती हैं। इसके अलावा तौफीक रफ़ात को एक रोमांटिक पोइट भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो रिलेटेड हैं नेचर से, सीजन से, पीस से, ग्रीनरी से। जैसे कि रोमांटिक पोइट्स बात करते थे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, वो ग्रीनरी, नेचर, पीस, इस तरह के टॉपिक्स को अपनी पोएम्स में कवर करते थे। इसीलिए तौफीक रफ़ात को भी पाकिस्तानी रोमांटिक पोइट कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इनकी पोएम्स हैं उन सब में आप देखेंगे कि नेचर के एस्पेक्ट्स हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि आज हम जो ये पोएम कवर करने वाले हैं इसमें भी एक ब्लेड की बात की गई है, एक ग्रास के पत्ते की बात की गई है। सो इसी तरह से तौफीक रफ़ात अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, इमेजेस को यूज़ करते हैं। उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड होती है, राइट। सो इस वजह से इनको रोमांटिक पोइट भी कंसिडर किया जाता है। सो डेट वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, मैंने इसको बहुत ज़्यादा ब्रीफ रखा है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। इस पोएम की मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करती जाऊंगी, राइट। यानी कि मैं इसकी लिटरल मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी और साथ साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करती जाऊंगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। दिस ब्लेड ऑफ ग्रास, व्हाट इज़ इट। सो ये हमारे पास पहली लाइन आती है इस पोएम के अंदर, जिसके अंदर बात की गई है ब्लेड के बारे में कि ये जो ब्लेड का ग्रास है वो क्या चीज़ है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन किया है ब्लेड की आइडेंटिटी के ऊपर कि ये ग्रास का जो ब्लेड है वो क्या चीज़ है, ठीक है। जिस तरीके से हम किसी इंसान को कहते हैं कि ये क्या ही चीज़ है, ठीक है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन किया है कि इसमें कितनी पावर है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, क्या स्टेटस है। इसी तरह से ब्लेड को इस पोएम के अंदर मेटाफर यूज़ किया गया है और क्वेश्चन किया है एक ग्रास की आइडेंटिटी के ऊपर। दिस ब्लेड ऑफ ग्रास, व्हाट इज़ इट, यानी कि इसकी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। इट इज़ माई सेल्फ 6 feet अंडर,
उसके बाद सेकंड लाइन में हमारे पास पोइट कहता है इट इज़ माई सेल्फ, यानी कि ये मैं हूँ 6 फीट अंडर। अब आप इस सीन को इमेजिन करें कि आप किसी जगह पे खड़े हैं और नीचे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ग्रास है, और आप नीचे देख रहे हैं। सो आपकी जो हाइट है या उसके हिसाब से जो ब्लेड ऑफ ग्रास है वो 6 फीट अंडर है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कह रहा है इट इज़ माई सेल्फ 6 फीट अंडर, यानी कि जो आदमी या कोई भी इंसान जो क्वेश्चन कर रहा है इस ग्रास को, सो वो उसको कह रहा है इट इज़ माई सेल्फ 6 फीट अंडर ब्रेकिंग द साइलेंस। अब उसमें जो ग्रास है वो फर्दर कहता है कि मैं वो हूँ जो साइलेंस को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम रफ टू द टच, मैं टच करने पे बहुत ज़्यादा रफ हूँ। माई एजेस आर कीन, यानी कि मेरे जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ऐसे हैं कि हाथ कट जाए अगर कोई मुझे हाथ लगाए। Those in a hurry will pull me out at their peril, यानी कि जो बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, ठीक है, और कभी कभी वो मुझे खींचने की कोशिश करते हैं तो उनका इसमें अपना नुकसान होता है। यानी कि जैसे कि हमें ऊपर बताया इस ब्लेड ऑफ ग्रास के बारे में कि इसके जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कीन हैं, इसका रफ टेक्सचर है, ठीक है। सो आगे वो बताता है कि जो लोग मुझे इन्फीरियर समझते हैं, जो समझते हैं कि मैं तो एक बस ब्लेड ऑफ ग्रास हूँ और वो मुझे आसानी से ख़त्म कर सकते, आसानी से पुल आउट कर सकते हैं, तो इस चीज़ में उनका अपना नुकसान है। वो मुझे खींचेंगे तो उनके हाथ कट जाएंगी। सो इन लाइंस को अभी मैंने लिटरल वे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि ये सब की सब लाइंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। अब इसका मैं क्रिटिकल एनालिसिस करने लगी हूँ। सो बेसिकली इन लाइंस के अंदर हमें राइटर क्या बताना चाह रहा है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग इस तरह से होते हैं जिनको कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे क्लास डिविजन्स हैं जिसमें कुछ सर्टन लोगों को हम इतना इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है, हमें ऐसे लगता है जैसे उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह से एक गार्डन में एक ब्लेड ऑफ ग्रास को कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती, उसको इग्नोर किया जाता है, इसी तरह से कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जिनको कोई भी वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है। उनको लोग सिंपली इग्नोर कर देते हैं, ऐसे जैसे कि वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। सो जैसे कि इस लाइन में फर्स्ट में कहा है दिस ब्लेड ऑफ ग्रास व्हाट इज इट, यानी कि हम क्वेश्चन करते हैं उस इंसान की आइडेंटिटी को, और उसके बाद फिर वो उसको बताता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। इट इज़ माई सेल्फ 6 फीट अंडर, ठीक है। यानी कि कोई आदमी जो उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर रहा है, ऑल्दो वो उससे इन्फीरियर है किसी एस्पेक्ट में, पैसों के लिहाज से, ठीक है, रिलीजियस बैकग्राउंड, एथनिक बैकग्राउंड, किसी भी एस्पेक्ट से वो उससे कम है, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी पावर है कि वो ब्रेक कर सकता है साइलेंस को, यानी कि वो अपने लिए बोल सकता है, ठीक है। जैसे कि एक ग्रास का जो ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन जब आप नंगे पाँव उस ग्रास के ऊपर से गुजरते हैं तो उसकी एक आवाज़ आती है, ठीक है। यानी कि एक ब्लेड में इतनी ताकत है कि वो साइलेंस को तोड़ सकता है। इसी तरह से अगर कोई इंसान इन्फीरियर है या छोटा है हमारी सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है कि उसकी ज़ुबान नहीं है, उसकी वॉइस नहीं है, वो भी अपने लिए बोल सकता है, ठीक है। आई एम रफ टू द टच, माई एजेस आर कीन, दोज इन अ हरी विल पुल मी आउट एट देयर पेरिल। उसके बाद वो कहता है कि मेरे जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा कीन हैं और शार्प हैं। क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस तरह के लोग समझते हैं कि ऐसे इंसानों को हम बहुत आसानी से अपने रास्ते से पीछे हटा सकते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम रफ एंड माई एजेस आर कीन, यानी कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं अपने लिए लड़ सकता हूँ, ठीक है। और अगर कोई मुझे हटाने की या मुझे एक्सप्लॉइट करने की या मुझे यूज़ करने की कोशिश करेगा तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि जिस तरह से हम एक ब्लेड ऑफ ग्रास को खींचते हैं तो उसके शार्प एजेस की वजह से हमारे हाथ छिल जाते हैं, इसी तरह से अगर हम इस तरह की किसी भी इंसान को एक्सप्लॉइट करेंगे तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा, राइट। सो इन सब लाइनों में इस मैसेज को कन्वे किया गया है, राइट।
अब हमारे पास लास्ट लाइन आती है, इन अ स्ट्रॉन्ग विंड आई एम अ दरविश ब्रिंगिंग एस्टेसी टू योर डोर स्टेप। इस लाइन को समझने के लिए आप इस सीन को समझें कि हवा चल रही है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और जो ब्लेड ऑफ ग्रास बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट कंसिडर किया जा रहा था, तो जब हवा चलती है तो वो जो ग्रीनरी होती है, घास जब हिलते हैं हवा में, तो वो जो सीन होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठीक है। यानी कि वो ब्लेड कह रहा है कि इन अ स्ट्रॉन्ग विंड आई एम अ दरविश ब्रिंगिंग एस्टेसी टू योर डोरस्टेप, यानी कि मैं इस सोसाइटी के अंदर, इस दुनिया के अंदर हैप्पीनेस को लेके आता हूँ, ठीक है। जिस तरह से एक दरविश होता है जो कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता, जस्ट हैप्पीनेस लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है, ठीक है। आप अगर अक्सर किसी सूफी को देखें जो डांस कर रहे होते हैं तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो खुशी लेके आते हैं, वो सिर्फ खुशी लेके आते हैं, ब्यूटी लेके आते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। सो इस लास्ट लाइन के अंदर ये मैसेज कन्वे किया गया है कि लोग जो किसी दूसरे इंसान को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं कि इनका कोई स्टेटस नहीं है, वो लोग भी हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी हमारी सोसाइटी में वैल्यू को ऐड करते हैं, ठीक है। सो हमें कभी भी किसी भी इंसान को इन्फीरियर कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर इंसान कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई इम्पोर्टेंस रखता है हमारी सोसाइटी के अंदर। सो दैट वाज द एनालिसिस ऑफ दिस पोएम। मुझे लगता है कि इस पोएम का एक और एस्पेक्ट से भी एनालिसिस हो सकता है जो मैं भी आपके सामने रखती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने एनालिसिस में इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम इस पोएम के अंदर किसी इन्फीरियर इंसान के बजाय अगर हम किसी जो लोकल राइटर है या पोइट है उसको रखें तो तब भी हम इस पोएम को इंटरप्रेट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास फेमस राइटर्स आ जाते हैं, पोइट्स आ जाती हैं, वो अक्सर जो लोकल राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, उनके जो वर्क्स हैं उनको कोई भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अमेरिकन, यूरोपियन बड़े बड़े जो राइटर्स आ जाते हैं सिर्फ उनको ही इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। हमारे जो लोकल राइटर्स हैं जैसे कि पाकिस्तानी, इंडियन, अफ्रीकन, उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, ठीक है। सो हम इस पोएम को इस एंगल से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसको भी आप अपने एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पोएम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पोएम की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं इस पोएम को डिटेल में कवर करूं, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती किसी भी एस्पेक्ट से तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ या मैं दोबारा भी इस पोएम को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।